अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फरीहा मिर्ज़ा के कलम से तहरीर करदा नॉवेल और धूप में बारिश होने लगेगी के एपिसोड नंबर 16 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। मेरा उस शख्स से बहुत अजीब सा ताल्लुक है। कभी ये टूट जाता है, कभी ये बिखर जाता है। वो एंगेजमेंट रिंग आर्यान के मुंह पर दे मारने के बाद तकरीबन रोते हुए ईशल का हाथ थामकर वहां से चली गई थी। मॉल के पार्किंग एरिया में वो दोनों खामोश खड़ी आलम का वेट कर रही थी। उसके कहने पर ईशल ने आलम को कॉल की थी क्योंकि कश्यप घर जाना चाहती थी। उसकी सारी हिम्मत वहीं खत्म हो रही थी। आंखें जब्त के मारे गुलाबी पड़ने लगी थी। कश्यप, ईशल ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। कश्यप ने भीगी पलकें उठाई थी। ईशल के दिल को कुछ हुआ उसकी आंखों में आंसू देखकर। अभी कुछ देर पहले वो कितना खुश थी, मुस्कुरा रही थी, और अब आर्यान ने ईशल प्लीज, उसने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। मुझे उस धोखेबाज इंसान का नाम नहीं सुनना। लेकिन हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी। ईशल ने दरे पर्दा आर्यान की हिमायत करने की कोशिश की थी। आंखों देखा झुटलाया नहीं जा सकता ईशल। वो ठीक कह रही थी। जो कुछ वो अपनी आंखों से देख चुकी थी उसके बाद वो आर्यान से बेहद बदजन हो चुकी थी। लेकिन क्या पता वो सिर्फ दोस्त हो, ईशल ने धीमी आवाज में कहा। क्या पता हूरम और आलम भाई भी सिर्फ दोस्त हो। तुम तो उनके बारे में भी यही कहती हो। ईशल चुप हो गई थी। चंद लम्हों के लिए उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो शख्स मुझसे नहीं, हूरम से मोहब्बत करता है। वो मेरे सामने किसी और लड़की को डिफेंड कर रहा था। मैं ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती जिसे मुझसे मोहब्बत ही ना हो। कश्यप ने भीगी आंखें टिश्यू से रगड़ी, एक गहरी सांस ली और खुद को कंपोज किया। चलो आलम भाई आते हैं। ईशल बेहद गौर से उसे देख रही थी। एकदम चौंकी, बेध्यानी में सर हिलाया और उसके पीछे चल दी। गाड़ी का दरवाजा आलम ने खोला था। वो दोनों एक साथ बैक सीट पर बैठी थी। क्या हुआ तुम दोनों को? गाड़ी में मुस्तकिल खामोशी आलम को हैरान कर गई थी। भला ऐसा कभी हुआ है कि ईशल और कश्यप साथ हो और फिर भी खामोश हो? लड़ाई हुई है तुम दोनों की? कोई जवाब ना पाकर आलम ने दोबारा फ्रंट मिरर से उन दोनों को देखा। नहीं, ईशल ने होले से नफी में सर हिलाया। तो फिर? आलम ने मुतमईन नहीं हुआ था। इतनी जल्दी कॉल कर दी तुमने? शॉपिंग नहीं की? नहीं, जवाब अभी ईशल ने दिया था। फॉर गॉड सेक यार, बताओ तो सही क्या हुआ है? ये नहीं नहीं के सिवा कुछ और भी तो बोल लो। वो अब कुछ छिंचला कर बोला था। आपको इससे क्या? आप जाइए अपनी हूरम के पास। आलम ने हैरत से पीछे मुड़कर उसे देखा और फिर कश्यप को। हूरम का यहाँ क्या जिक्र? आलम भाई प्लीज गाड़ी जल्दी चलाएं और मुझे पहले घर ड्रॉप कर दें। कब से खामोश बैठी कश्यप ने धीमी मगर संजीदा आवाज में ईशल के कोई जवाब देने से पहले उसका हाथ दबाकर चुप करवा दिया था। लेकिन आलम को बेपनाह हैरत हुई थी। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, कश्यप ने खुद ही वजाहत दी। ओके, आलम ने बस सर हिलाया था। उसके बाद कोई और कुछ नहीं बोला था। कश्यप को घर ड्रॉप करके आलम ने पीछे बैठी ईशल को संजीदगी से देखा। आगे आओ। नहीं, हम पीछे ही ठीक हैं। ईशल ने आराम से इनकार कर दिया। तुम आगे आती हो या मैं तुम्हें उठा कर आगे लाऊं? वो दबी दबी आवाज में घुराया। हम नहीं आएंगे। वो ढीठ बनकर बैठी रही थी। ईशल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और शराफत से आगे आओ। आलम ने जब से उसका ये एटीट्यूड देखा था। नहीं। ईशल ने नफी में जोर जोर से गर्दन हिलाई। आलम ने कहर आलूद नजर ईशल पर डाली और अगले ही लम्हे गाड़ी के सीट की पुश्त से कुछ निकाला था। वो पिस्टल थी। आलम के हाथ में पिस्टल देखकर ईशल का दिल उछलकर हलक में आ गया था। आलम ने एक नजर उसे देखा और फिर पिस्टल हाथ में पकड़े वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर ईशल की तरफ घूम कर आया था। आलम! पिस्टल की ठंडी नाल ईशल के माथे पर थी। वो सांस तक नहीं ले सकी थी। खौफ के मारे उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। अब बोलो। आलम ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, फिर उसका जवाब सुने बिना ही उसे कलाई से थामकर बाहर खींचा। वो बगैर किसी मज़ाहमत के उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। आलम ने उसकी तरफ का दरवाज़ा बंद किया और खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। पिस्टल उसने ईशल के और अपने दरमियान रखी थी। आलम, आपको शर्म नहीं आती? ईशल ने भराई हुई आवाज़ में कहा। नहीं। आलम ने उससे देखे बगैर जवाब दिया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। आप हमें हर वक्त डराते रहते हैं। कोश एक आंखें अभी तक बरस रही थी। उसे आलम पर उस वक्त गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी के मारे रोना भी। तुम मुझसे डरती भी हो? वो बड़ी हैरत का मुजाहरा कर रहा था जैसे ये उसके लिए नई इत्तला हो। हम आपसे नहीं डरते। आप ये पिस्टल दिखाकर हमें डराने की कोशिश मत करें। वो अब कुछ खफकी से बोली थी। आलम ने एक साइड पर गाड़ी को ब्रेक लगाया था। यार, तुम सीधी तरह बात मान लिया करो ना, वो अब बड़े मूड में कह रहा था। क्यों? हम आपकी बात क्यों माने? वो तीखी नजरों से उसे देख रही थी। आंसू कब के थम चुके थे। वो लड़ने और बहस करने के मूड में वापस आ चुकी थी। क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। आलम ने संजीदगी से उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर फैली हैरत को इग्नोर किया और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। आप हमारे शौहर नहीं हैं, आप हमारे दुश्मन हैं। हम आपसे कभी शादी नहीं करेंगे, ईशल ने सुलगते लहजे में जवाब दिया। ओह रियली?
आलम ने तंजिया नजरों से उसे देखा। निकाह तो तुमसे ही हुआ है। निकाह से भला क्या होता है? वो बगैर सोचे समझे बोल गई थी। बहुत कुछ होता है, करके दिखाऊं? आलम ने शौक नजरों से उसे देखा। इशल के कानों से धुआं निकलने लगा था। उसे अपने रुखसार तपते हुए महसूस हुए। तो क्या मतलब है आपका? वो बुरी तरह सटपटाई थी। मतलब निकाह तो हमारा हो चुका है, रुखसती भी फिक्स हो गई है। वैसे तो मैं बचपन से ही तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। तो अब वाहिद रिश्ता जो हमारे बीच है वो है दुश्मनी का रिश्ता, है ना इशल? उसने बड़ी वजाहत के साथ उसे समझाया और फिर आखिर में उससे जैसे तायद चाहिए थी। ईशल ने धीरे से इस बात में गर्दन को जुम्बिश दी। तो अब वक्त आ गया है तुमसे दुश्मनी निकालने का। आलम ने मानी के मुस्कुराहट के साथ कहा। तो कौन सी दुश्मनी? तो क्या मतलब? ईशल के पसीने छूटने लगे थे। आलम के इरादे उसके अंदर घंटियां बजा रहे थे। एक तो तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। खैर, जब तुम रुखसत होकर आ जाओगी तो सब कुछ समझा दूंगा। वो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था और ईशल के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। हम नहीं करेंगे कोई रुखसती। हम आपसे शादी हरगिज नहीं करेंगे। हम आपकी जान ले लेंगे एएसपी दाऊद आलम। ईशल ने तड़क कर कहा। उसका चेहरा गुस्से की हिद्दत से तप रहा था। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी उठाकर यहाँ से ले जा सकता हूँ और फिर तुमसे सालों की दुश्मनी भी निकाल सकता हूँ। बड़ी खतरनाक धमकी दे रहा था। ईशल ने सख्ते किसी कैफियत में उस दुश्मनी चाह को देखा। वो जानती थी वह ऐसा कर सकता है, लेकिन ईशल वो रुका, उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखी और फिर जेरे लब मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? क्या तुम शर्मा रही हो? वो मसनूई तफक्कुर से उसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। हम क्यों शर्माएंगे? वो जल कर बोली थी। हमारे मुंह मत लगे वरना हम। मैं कब तुम्हारे मुंह लगाऊं? आलम ने उसकी बात बीच में काटी। वो यकीनन उसे सताने के मूड में था। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ईशल ने मुठ्ठियां भींच ली थी। वेरी गुड। आलम ने सर को खम दिया। मैं भी यही चाहता हूँ। उसका दूसरा जुमला सुनकर वो एक बार फिर से जी जान से चल उठी थी। हम किधर जा रहे हैं? उसकी बकवास इग्नोर करके उसने सवाल दागा। शॉपिंग पर। दादी ने कहा था रुखसती का ड्रेस मैं तुम्हारे लिए खुद ही ले आऊँ। फिर मैंने सोचा तुम माइंड कर जाओगी अगर तुम्हें पसंद ना आया। उसे कब से परवाह हो गई ईशल के माइंड करने या ना करने की। ईशल ने बेख्तियार नजरें फेर ली और खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसके रेशमी बाल दुपट्टे के हाले से निकलकर चेहरे के अतराफ में बिखरने लगे थे। आलम। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने जैसे सरगोशी की थी। ईशल। आलम ने ठटक कर उसे देखा। उसकी आंखें भीग रही थी। वो बेआवाज रो रही थी। आलम शिशतर सा रह गया था। एक झटके से उसने साइड पर गाड़ी रोकी थी। बहुत आहिस्तगी से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और फिक्रमंदी से उसे देखा। ईशल प्लीज रोना बंद करो। टिश्यू से उसकी आंसू साफ करते हुए वो अब पहले से भी ज्यादा मुतफक्कर नजर आ रहा था। उसे सिर्फ तंग कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो यूं रोने लग जाएगी। हमें हमें आपसे शादी नहीं करनी। वो यूं ही हिचकियों के दरमियान मुसलसल रोते हुए ये जुमले दोहरा रही थी। वजह? बहुत नामहसूस अंदाज में उसने आलम का हाथ पकड़ा हुआ था और उसी पर सर रखे रो रही थी। क्योंकि आप हमसे मोहब्बत नहीं करते। आप सिर्फ बरसों पुराना ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं। वो आंसुओं के दरमियान बोलती चली गई थी। उसके आंसू वो आलम के हाथों को भिगो रहे थे। ये नावल आप किताब नगरी के यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ईशल तुम ऐसा क्यों समझती हो? तुम मुझे नहीं जानती क्या? मैं कोई जोर ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा रहा। मैं आलम ने उसे बेबसी से पुकारा। वो उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ बताना चाहता था। आलम, रिश्ते में मोहब्बत ना हो तो वो खोखले होते हैं। मोहब्बत की डोरी से जोड़ा गया रिश्ता पायदार होता है। हमारे रिश्ते में मोहब्बत नहीं है आलम। हमें डर लगता है ये रिश्ता टूट जाएगा। आप किसी दिन हमें छोड़ जाएंगे। उसकी आवाज़ में खौफ की आमेजिश थी। कुछ खो देने का डर था जो आलम ने शिद्दत से महसूस किया था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता ईशल। ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है। छोड़ना होता तो इतने साल इंतजार ना करता। निभा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद निभाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कभी किसी की वजह से नहीं छोड़ सकता ईशल। रही बात मोहब्बत की तो क्या तुम चाहती हो मैं तुमसे मोहब्बत करूँ? वह बहुत नरमी से बोल रहा था। उसकी आंखों में बहुत खूबसूरत रंग थे। ईशल ने धीरे से सर उठाया, गौर से उसकी आंखों में देखा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी हमारा हमसफर हो वो सिर्फ हमसे मोहब्बत करे, उसने नम आवाज़ में कहा था। आलम ने दूसरे हाथ से उसके गालों पर फिसलते आंसू साफ किए। तुम मुझे मौका दो। आप पहले ही किसी से मोहब्बत करते हैं आलम। उसने आलम का हाथ यकदम ही छोड़ दिया था और दूर होकर बैठ गई थी। आलम ने अपने खाली हाथ को देखा, फिर उसे। ईशल तुम। वो कोई जवाब देने लगा था मगर इससे पहले उसकी तवज्जो उसके फ़ोन पर आती हुरम की कॉल ने समेट ली थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने फ़ोन कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। वो हुरम ने उजलत में उसे ऐसी कोई बात बताई थी। उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदले थे। मैं आ रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद किया, फिर ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा हूँ ईशल। इमरजेंसी हो गई है, मुझे थाने जाना होगा। आप हुरम के पास जा रहे हैं? ईशल ने बड़ी सादगी से कहा। हाँ यार, बहुत बड़ा मसला है।
میں تمہیں بعد میں سب بتاؤں گا۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ عائشل نے یاسیت سے اس کی گاڑی دور جاتی دیکھی تھی۔ کیا وہ کبھی میری ایک فون کال پر یوں ہی سب کچھ چھوڑ کر دوڑا چلا آئے گا؟ اس نے آزردگی سے سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زرد شاموں جیسا اداسی کا ہاں بات تھا۔ بہت بے دلی سے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گئے تھے زوم میں اپنے پر اس کو دیکھتے ہی جو دل نے ہم سے کہے تھے پیام بھول گئے۔ فارحہ وارڈ کا چکر لگا کر ہاسپٹل کے کوریڈور میں ریسیپشن کے سامنے کھڑی کوئی فائل دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت محبت سے فائل پڑھ چکی کسی مریض کی رپورٹ پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم مسز۔ اپنے پیچھے شوق سی آواز سن کر اس نے ایک دم سر اٹھایا تھا، پھر جیسے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا۔ نرسیں اس کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے موسیٰ؟ وہ آواز دھیمی رکھ کر گھرائی۔ میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ اوہ اچھا، وہ جیسے کچھ سمجھ گیا تھا۔ فارحہ نے ہاسپٹل میں نہیں بتایا ہوا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکے۔ آپ لوگ حیران مت ہوں، اس نے آس پاس کھڑی نرسوں اور فارحہ کی کولیگ ڈاکٹر کو حیرت زدہ چہرے کو ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ میں ڈاکٹر فارحہ کا ہسبینڈ ہوں، ASP موسیٰ بن محمد۔ اس نے بڑے تفاخر سے فارحہ کے کندھے کی گیٹ ہاتھ پھیلا کر مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ فارحہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنا پاؤں موسیٰ کے پاؤں پر مارا اور ایکسکیوز می کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ڈونٹ وری ڈاکٹر صاحبہ، شرما گئی ہیں۔ موسیٰ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مبارک ہو سر، آپ کی شادی کب ہوئی؟ پکی عمر کی اس نرس نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ بس زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہمارا نکاح جلدی میں ہوا تھا۔ فرائیڈے کو رخصتی ہے، آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ اس نے لگے ہاتھوں سب کو انوائٹ کر دیا تھا۔ شیور سر، ہم ضرور آئیں گے۔ اوکے، میں ڈاکٹر سے مل لوں؟ اور شرارت سے مسکرایا، پھر فارحہ کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ اس نے ذرا اثر نہیں لیا، بلکہ اعتماد سے چلتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی موسیٰ؟ اس نے سلگتی نظروں سے اس کا پرسکون انداز دیکھا تھا۔ آپ کی رخصتی ہو رہی ہے فارغ، شرمانا آپ کو چاہیے۔ وہ موسیٰ تھا، وہ کہاں سیدھا جواب دیتا تھا۔ شٹ اپ، فارحہ نے ناگواری سے کہا تھا۔ کیا یار، آپ تو ناراض ہو گئی ہیں؟ نکاح کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے، آپ نے میری کالز بھی ریسیو نہیں کی، میسیجز کا بھی رپلائی نہیں کیا۔ بہت ظالم ہیں آپ۔ وہ خفا سے چہرے کے ساتھ اسے شکایت کر رہا تھا۔ موسیٰ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ کیا اتنا برا ہوں میں؟ کیوں آئے ہو؟ فارحہ کے اندر اشتعال کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ مشکل خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ آپ سے ملنے، آپ کو دیکھنے، آپ کی آواز سننے۔ وہ جس بات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ بکواس بند کرو موسیٰ، تمہاری خواہش پوری ہو چکی ہے نا؟ مبارک ہو، نکاح کروا لیا مجھ سے۔ اب رخصتی کا انتظار کرو، لیکن پلیز مجھے تنگ کرنا بند کر دو۔ وہ حد درجہ رکھائی سے اور بے مروتی سے بولی تھی۔ اس کے الفاظ نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کی تمنا نہیں تھی، میں نے کبھی آپ کو پانے کی چاہ نہیں کی، میں نے صرف محبت کی تھی، خاموش محبت۔ کبھی بتایا نہیں تھا، کبھی جتایا نہیں تھا، کبھی آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی آپ کی طرف غلط نظروں سے نہیں دیکھا، کبھی آپ کو کسی کے سامنے ڈسکس نہیں کیا۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے، بس محبت کی ہے۔ وہ یہ سب اس سے کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر جانے کس روح میں بہہ کر بول اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسی مسکراہٹ نہیں رہی تھی، آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، وہ بہت ٹھہر کر بولا تھا۔ موسیٰ، مجھے تمہارے ڈائلاگس نہیں سننے، پلیز جاؤ۔ وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ میں آپ کو لینے آیا تھا، ممی کہہ رہی تھی آپ کو شاپنگ پر لے جاؤں، آپ اپنی مرضی سے ڈریس چوز کریں گی۔ موسیٰ نے اس کی سرد موری کو تحمل سے اگنور کیا تھا۔ جب لاش دفنائی جاتی ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کس رنگ کے کفن میں دفنائیں، بس دفنا دیا کرتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے۔ فارحہ نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا۔ موسیٰ کو شدید دکھ ہوا تھا، وہ کتنی بے رحم لڑکی تھی۔ فارحہ پلیز، موسیٰ نے گہرا سانس لیا، ایسی باتیں مت کریں۔ موسیٰ جاؤ، فارحہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اوکے، وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، ایک دن آپ خود مجھے آواز دے کر روکیں گی، وہ اداسی سے بولا تھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ فارحہ نے کوئی جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا سے نکل کر فون کی رنگ ٹون پر چونکا۔ پاپا کی کال دے کر اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام بیٹے، کیا بنا؟ انہوں نے حساس بشاس لہجے میں پوچھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، اور دیکھا تو ان نظروں میں اتنی شفافیت، اتنی بے رحمی اور اتنی اجنبیت تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکا۔ اس نے کلام کیا تو اس کے الفاظ اتنے بے رحم تھے کہ مجھے لگا تھا میری سماعتیں پتھرا جائیں گی۔ وہ بہت ظالم ہے، وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ محبوب ظالم نہ ہو تو محبت کا کیا مزہ؟ عبید محمد دھیمی سے مسکرائے۔ کبھی تو وہ میری وفاؤں کی قائل ہوگی، کبھی تو وہ مجھ پر نظر کرم کرے گی، کبھی تو اسے مجھ سے محبت ہوگی۔ میں نے اتنے سال انتظار کیا ہے، خدا نے معجزاتی طور پر اسے میرا کر دیا تو اس کے دل میں میری محبت بھی ڈال دے گا۔ وہ پر امید تھی، اس کی آنکھوں میں امید کا ننھا سا جگنو تھا۔ انشاءاللہ۔
उबैद मोहम्मद ने दिल से दुआ की थी। वो जानते थे कि दूसरा मौजज़ा भी नामुमकिन नहीं है। वो दुआ पर यकीन रखते थे और दुआएं तो यकीन रखने वालों के लिए ही कबूल करती होती हैं। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। सुनो ए हम नवा, तुम मेरे दिल में क्यों बस गए हो, यूं खामोशी से, बिना आहट बिना दस्तक, तुम मेरे दिल में क्यों बस गए हो। सुनो, ऐसा मत करो ना, ये मेरा दिल है, तुम धड़कन क्यों बन बैठे हो। बहुत दिनों से अजब हाल है मेरा, दिल है कि संभलता ही नहीं। बहुत कोशिश करती हूँ सोचों को भटकाने की, लेकिन तुम नज़रों में क्यों आ जाते हो। निगाहें थक जाती हैं मगर तुम नज़रें ही नहीं मिलाते। इस दर्जा बेरुखी पर मेरी आंखें भीग जाती हैं। ये तुम बात बेबात हमें रुलाते हो कि तुम अच्छा नहीं करते। वो बहुत खामोशी से लॉन में केन की कुर्सी पर बैठी आंसू बहा रही थी। उसकी आंखें मुसलसल रोने और रात जागने की वजह से सूजी हुई थी। एक ही दिन में उसकी आंखों में वीरानी उतर आई थी। वो कल जब से वापस आई थी अपने कमरे में बंद थी। घर वालों को उसने सर दर्द का बहाना बनाकर टाल दिया था, मगर वो किसी को ये नहीं बता सकी थी कि दर्द तो दिल में था। वो शख्स उसके दिल में था और दर्द कैसे ख़त्म हो सकता था। तुम यहाँ? अपने पीछे उसने वही शनासा आवाज़ सुनी थी। पल भर को उसने आंखें बंद की, फिर धीरे से खोली। वो उसके सामने बैठा था, फिर उसके मुरझाए चेहरे को देख रहा था। क्यों आए हैं आप यहाँ? कोई नाराज़ है। नाराज़ उनसे होते हैं जिनसे कोई रिश्ता होता है। आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, उसने जताया। ऑफ कोर्स, लेकिन रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं होते कि यूँ तोड़ दिए जाएं कश्यप। रिश्ते तोड़ने के पीछे कोई वजह भी होती है, कश्यप ने संजीदगी से जताया। कम ऑन, ये कोई वजह नहीं है। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई हो। आर्यान ने नफ़ी में सर को जुम्बिश दी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो कल वाली बात का हवाला दे रही थी। क्या क्या देखा तुमने? आर्यान ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। आप और हूरम, उसने बात मुख अधूरी छोड़ दी। तुमने मुझे और हूरम को साथ लंच करते देखा तो समझ लिया कि मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। तुम बहुत गलत वक्त पर आई थी। वो कश्यप को ही देख रहा था पूरी तवज्जो से। मैं गलत वक्त पर आई थी? हाँ, अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना। कश्यप की आवाज़ रुंध गई। स्टॉप क्राइंग, खुद से बातें फ़र्ज मत किया करो। अगर कोई लड़का और लड़की साथ लंच कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनका चक्कर चल रहा है। वो अब से तहम्मुल से समझा रहा था। तो क्या आप दोनों बहन भाई पर रिलेशनशिप डिस्प्ले कर रहे थे? वो खपके से आंखें रगड़ती हुई बोली थी। आर्यान मुस्कुराया। ऑफ कोर्स यार, मेरे साथ मजाक मत करें। कश्यप ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। आर्यान ने उसकी आंखों में झांका। उसने नजरें फेरी। आर्यान ने उसकी उंगली नीचे की, कोट की जेब से कुछ निकाला। वो उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। पूरम मेरी बड़ी बहन है, सगी बहन। कल तुमने आप ही को बहुत गलत समझा। मैं अपने बारे में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर उनके लिए नहीं। तो मेरा वाहिद रिश्ता मम्मा पापा के बाद वही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम भी करोगी। वो बहुत संजीदगी से उसे बता रहा था और कश्यप के चेहरे पर हैरत के साथ साथ शर्मिंदगी भी थी। वो उसे कितना गलत समझी थी। आप इसे मिलवाना चाहता था मैं तुम्हें, लेकिन उनके कुछ मसले हैं। मैं बिजनेस की वजह से अक्सर घर नहीं होता। हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ। आप ही की शादी यहाँ हुई थी, लेकिन खैर उनका बहुत पर्सनल मसला चल रहा है। आलम मेरा बहुत पुराना और करीबी दोस्त है। हुरम को वो अपनी बड़ी बहन समझता है। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मदद की ऑफ़र की थी। आप ही उसकी तरफ रह रही हैं। उनका केस सॉल्व हो जाए फिर वो शायद आउट ऑफ कंट्री चली जाएंगी फुप्पो के पास। आर्यान ने सारी बात बताकर संजीदगी से उसे देखा। वह नाम आंखों से उसे देख रही थी। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोली थी। इट्स ओके, वह जवाबन मुस्कुराया। मेरी रिंग? कश्यप ने धीमी आवाज़ में कहा। क्या? कौन सी रिंग? वो अनजान बना। इंगेजमेंट रिंग, वो मुझे वापस दें। आई एम सॉरी, बुरी तरह उसके सामने शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो कल तुमने मेरे मुंह पर मारी थी। मंगनी खत्म? आर्यान उसके चेहरे के तासुरात से महसूस हो रहा था। नहीं, ऐसे मत करें, वो रोहान सी हुई। पहले प्यार से कहो। वो अब उसे सता रहा था। कश्यप ने दांत पीसते फिर जबरन मुस्कुराई। आर्यान प्लीज़ मुझे मेरी एंगेजमेंट रिंग दे दें। मैं वैसे नहीं करूंगी। आर्यान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसने हाथ की बंद मुट्ठी खोली और कश्यप का दायां हाथ पकड़कर तीसरी उंगली के हाथ की तीसरी उंगली में पहना दी। ये दूसरी बार मंगनी हो रही है हमारी। वो बुड़बुड़ाया। कश्यप को इख्तियार हंस पड़ी। सुनो कश्यप, आर्यान ने उसके हाथ को बगौर देखा। जी? तो मुझ पर ट्रस्ट किया करो। मैं नहीं कहता मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन प्लीज़ मुझ पर भरोसा ज़रूर करना। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए फ़ौरन प्रपोज़ल भेज दिया। मैंने तुमसे तुम्हारी रजामंदी नहीं पूछी थी, क्योंकि मैं तुम्हारी नज़रों में अपने लिए मोहब्बत के रंग देख चुका था। लेकिन कश्यप, मुझसे वो मोहब्बत मत करना जिसमें भरोसा शामिल ना हो। वो सीने पर बाजू लपेटे गंभीर लहजे में बोल रहा था। मैं कोशिश करूंगी, कश्यप ने नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहा था। आर्यान ने सर को जुम्बिश दी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अभी आंटी और रहमान भाई से मिलकर आ रहा हूँ। शुक्र है तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो खड़ा हो गया था।
थैंक यू आर्यन। कश्यप ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी देखी, फिर मुस्कुराई। बहुत बेमुरव्वत लड़की हो, अभी दूसरी बार हमारी मंगनी हुई और तुमने मिठाई तक नहीं खिलाई। आर्यन ने तासब से नफी में गर्दन हिलाई। कश्यप खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।